मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश, और इंग्लिश में हम लोग आज पोएम सेशन को लेने वाले हैं। प्रोज एंड पोएट्री दो सेशन होता है। पोएट्री प्रोज में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने कौन कौन कंप्लीट कर लिया? सबसे पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। दूसरा भारत इज माई होम, जिसके लेखक हैं जाकिर हुसैन। में पहले डॉक्टर लगा दीजिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पूरा बोलिए। और तीसरा अ पिंच ऑफ असनफ, जिसके लेखक है मनोहर मालगांवकर। ये एग्जाम में 4 दूनी 8 नंबर का आएगा। 8 नंबर लॉलीपॉप के जैसा आप लोग को चूस जाना है उसको, यानी पूरा के पूरा बना जाना है। बाकी मैंने तो अंतिम में कहा ही आप लोगों को कि मैं ट्रेंड करूंगा कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्या सॉल्व करके आना है। आप 100 में से 100 क्वेश्चंस को टच करके आइएगा। बाकी नंबर जितना अच्छा लिखेगा उतना अच्छा मिलेगा। 80 प्लस टारगेट को रखना है। 90 प्लस आ जाए तो वाह वाह, और 99 आ गया तो मेरे तरफ से पार्टी। आइए। हाँ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मैं 1 मिनट में इसके जॉन डोन को, इनके अबाउट द ऑथर को पढ़ने का कोशिश कर रहा हूं, और आप लोग को भी ये मौका दिया जाएगा। 1 मिनट मात्र। जितने भी स्टूडेंट है सबको 1 मिनट देंगे, ठीक है? देखिए, मेरा समय शुरू होता है अब। Sweetest Love I Do Not Go, written by John Donne. John Donne was born in 1572 and died in 1631. The pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical. Was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic. Donne was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion. He studied law and read theology. He also participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to the prison for secretly marrying his patron niece. In 1615, at the age of 42, Donne accepted ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time. In love lyricism, Donne broke completely with the Petrarchan tradition, introducing an intellectual and colloquial tone. His love poems use the latest discoveries of the science and geographical to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teasing. Donne is well known for his songs and sonnets, satires and the elegies and sermons. Genuine poetic feeling, hearse, mythos, strain and the whimsical images characterized all the poetic creation. कितना है? कितना में खत्म हुआ? बताओगे तो? यानी 1 मिनट 12 सेकेंड, कोई नहीं, ये है, ठीक है। 12 सेकेंड ज्यादा गया उससे मायने नहीं रखता है। थोड़ा बहुत अगर अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये दिया जाएगा। 1 मिनट 12 सेकेंड में हमने पढ़ लिया। अगर और तेजी से पढ़ते तो 1 मिनट में जरूर आता है। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते करते आप लोग को इंग्लिश थोड़ा अच्छा आना चाहिए। मैं अब स्टार्ट करता हूँ, फिर से इधर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? सबको 1 मिनट दिया जाएगा। चलिए फिर मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा। लो, बोला शुरू कर जल्दी और स्ट्रेट। नहीं, देखिए, जितना आप लोग पढ़िएगा उतना फिर मैं स्टॉप कर दूंगा। घबराना नहीं है, आराम से ही पढ़ना है, जैसे मैंने आराम से पढ़ा, समझ के जो बोर्ड उसको। चलो शुरू करो। समय शुरू होता है। आइए, समय को बिना गवाए हुए बस स्टार्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए स्टूडेंट। बिहार ऐसी बदनाम है इंग्लिश को लेके, ठीक है ना? बिहार जैसे होता है इंग्लिश को लेके, बिहार बोर्ड के बच्चे लोग ऐसे बदनाम है कि इंग्लिश नहीं आता है। तो अरे नहीं आता है तो सीखेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? है कि नहीं? सीखेंगे तो आना ही आना है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएगा। सीखने पे सब कुछ आता है, तो सीखने का प्रयत्न कीजिएगा तभी तो आएगा। देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा सेशन। जॉन डोन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके लेखक हैं जॉन डोन। ओके, लेट मी स्टार्ट हियर। See here, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है? जॉन डॉन। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम में, याद कर लीजिए। जॉन डॉन का जन्म कब हुआ? 1572, और मर कब गए? 1631। तो हम लोगों का ट्रिक क्या है? 1631 से 1572 को हम लोग कर देंगे, कितना गया? 59। इतने साल इनका जीवन काल रहा है, ठीक है? 1631 में मर गए, ये क्वेश्चन आता है मरने और जीने से। 1631 में वो मर गए और 1572 में इनका जन्म हुआ था। पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल और सैटिरिकल वर्ड्स। ये एक संगीत में पोयम के, संगीत में कविताओं के जनक माने जाते हैं। पायोनियर का मतलब इन्हीं से ये शुरुआत हुआ था। संगीत में कविताओं का, लयबद्ध कविताओं का सिलसिला, जिसमें कुछ बहुत ही तगड़े मीनिंग होते थे, बहुत ही अच्छे अर्थ स्पष्ट करते थे। मानव के
संवेदनाओं के ऊपर, मानव प्यार के ऊपर, प्रकृति से जुड़ी मानव को कंपेयर तुलना करते हुए बहुत सारी चीजों को ये लिखते थे। इसीलिए इन्हें एक नाम दिया गया है मेटाफिजिकल पोएट। आपको पूछेगा कि जॉन डॉन कैसे पोएट थे? मेटाफिजिकल पोएट थे। कैसे पोएट थे? मेटाफिजिकल पोएट थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में, एक पुरुष रोमन कैथोलिक फैमिली के पास। रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था और उस समय में लंदन में एंटी रोमन कैथोलिक चल रहा था। इंग्लैंड में, ठीक है ना, ट्रेडर्स कौन होता? व्यापारी के घर पे जन्मे थे और वाज एसेंशियली एंटी कैथोलिक। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड, क्योंकि वहां पे रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्मे थे और वहां का माहौल एंटी कैथोलिक था। नहीं, जैसे अभी देखिएगा, अभी कैथोलिक जो ईसा मसीह जैसे ईसाई जो होते हैं ना, उनको कैथोलिक बोलते हैं। जीसस क्राइस्ट को लेके, हाँ, क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट को लेके वो मानते हैं, उनको कैथोलिक बोला जाता है। कैथोलिक जो ईसाई धर्म को मानते हैं, ऐसे करके। तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा कि आप जब बहुत सारे कंट्री में, बाहर के फॉरेन कंट्री में जाते हो, तो वहां पर वहां का रिलीजन बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे हमारा भारत देश सेकुलर है, सेकुलरिज्म को मानता है, सभी धर्मों का ये सम्मान करता है ना, यहाँ पे सभी धर्म के सम्मान है। उसके बावजूद जो दूसरे देश है, वो पीछे हिल रहा है कैमरा, जो दूसरे देश हैं वो उसमें इतना छूट नहीं है। इस तरीके से आपको, जैसे अभी यहाँ पर लोग कहीं पे भी किसी भी तरीके से छूट के हिसाब से अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे हर एक तरीके से, लेकिन हर एक देश में ये छूट नहीं है, ठीक है ना, वहां पे उनके अकॉर्डिंग बात होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एंटी कैथोलिक मूवमेंट यानी उन लोगों को मारा जाता था। जैसे आपने सुना होगा नाजिज्म के बारे में, ठीक है ना, हिटलर की कहानी आपने सुनी होगी, कितने बाप रे बाप मतलब यहूदियों को उन्होंने खत्म कर दिया। सुना ना जर्मनी की कहानी, जर्मनी का जो हिटलर था, ढूंढ ढूंढ के मारता था, ठीक है, वो अपने लोगों को भी मार देता था कि वो बूढ़ा है, वो अब हमारे देश के लिए कुछ काम में नहीं आएगा, इसीलिए उसको भी मार देता था। हिटलर की कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है, तानाशाह शासक था वो। हिटलर को जब आप जानिएगा, हिटलर के बारे में, तो कहिएगा कि बाप रे बाप कैसा है। हाँ, हिटलर वगैरह 10th में पढ़ा, यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, और इनको कैथोलिक, रोमन कैथोलिक फैमिली में होने की वजह से, एंटी कैथोलिक मूवमेंट की वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री लिए हुए इनको निकाल दिया गया था। केवल किसके लिए? इनके धर्म को लेके, हिज रिलीजन के ऊपर। इन्होंने लॉ, कानून की पढ़ाई की, थियोलॉजी पढ़ाई की इन्होंने, जैसे नहीं होता है, थियोलॉजी का मतलब थियोरी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, ठीक है, थीसिस से रिलेटेड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, देखो, हम कहते हैं यहाँ पर, एक बात समझना, हम कहते हैं यहाँ पर हमारा हिंदुस्तान सभी देश, सभी धर्मों का सम्मान करता है, हिंदुओं का प्रभुत्व ज्यादा है, लेकिन यही तुम अगर पाकिस्तान में ले लो, तो हिंदुओं को जितना मुस्लिमों को यहाँ पर छूट है, वहां पे हिंदुओं को छूट नहीं है। पाकिस्तान में हर एक तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है माइनॉरिटी होने के आधार पे। तो यहाँ पर अभी जस्ट तुम रिसेंट में देख रहे होगे हमारे वेस्ट बंगाल का इलेक्शन, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में जो पहले सरकार थी, उससे कई जो हिंदुत्व थे, हिंदुइज्म, और कई हिंदुइज्म के बगैर भी बहुत प्रताड़ित थे। आप अभी रील्स में देख रहे होंगे कि कितना उनको सताया गया था, उनको हर एक चीज से, यानी महिलाओं को, या क्या बोलते हैं, बेटियों को यूं ही सरेआम बेइज्जत कर दिया जाता था। रील्स में मैंने देखा है, मैं ये फैक्ट मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो अभी सोशल मीडिया बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है बाबू, हर एक चीज रील्स पे चला आता है। अभी रिसेंट में बिहार में एक बहुत ही न्यूज वायरल हुआ था कि एक बाप अपने बेटी को यहाँ एग्जाम दिलाने के लिए लाता है और एक होटल में रात भर के लिए रुकता है, तो रात में कोई होटल खुलवा के उसकी बेटी को लेके जा रहा था, तो वो फिर डांटा उसको, पूरा वायरल हुआ था। पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं, क्या देखते हैं। वो बस वो रो रहा था बाप कैमरे के सामने, मतलब वो बोल रहा था कि अब मैं थोड़ी आऊंगा पटना, जब ऐसी स्थिति है तो ये। और उसके ऊपर फिर धीरे धीरे रील इतना वायरल हो गया कि उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया गया और उस जो होटल के ऊपर छापा मराया, उसके मैनेजर को पकड़ा गया जो किया था, यानी पीने वाला नहीं होता है कि कुछ होटल ऐसे ही खोल दिया गया है कि जो बस गलत काम करवा रहा है, दारू सप्लाई करवा रहा है, गलत कामों में सम्मिलित है। तो इसी को लेके ये चीजें चल रही हैं। तो यही कोलकाता में जो अभी वेस्ट बंगाल की स्थिति थी इलेक्शन से पहले, वो बहुत ही भयावह स्थिति थी, और आज जब सरकार वहां पे बदली है, तो लोग अब खुल के उसको एंजॉय कर रहे हैं और सामने आ रहे हैं और अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको डर नहीं है। पहले बहुत डर था। डर किस बात का? कि अगर मैंने कुछ बोला तो वो मुझे मार देंगे, या मैंने कुछ कहा तो मुझे मार देंगे।
तो देखिए, किसी भी स्थिति का कभी ना कभी अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, तो उसका अंत होना ही होना है। ये पौराणिक कथाओं से आप लोग सीखिए। हम लोग जानते हैं कि क्या बोलते हैं, आपने कंस का नाम सुना होगा, ठीक है ना। कंस का कितना दुर्व्यवहार था और कितना आतंक था लोगों के बीच में। जब वो अपनी बहन के सभी बच्चों को मार दिया, क्योंकि उसको डर था कि उसका जो 8वीं संतान है वो मुझे मार देगा, उसको जेल में बंद कर दिया। उसको मतलब जो अपना जान से भी ज्यादा प्यार था, तो वो दूसरे लोगों के साथ क्या करेगा। तो उसके आतंक का भी खात्मा कब हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण ने उसका अंत किया, है ना। मामा थे उसके। तो कोई भी जब गलत काम करता है तो उसका अंत होना ही होना है, भले ही 2 वक्त देर लगे, लेकिन अंत होगा ही होगा। तो ये रोमन कैथोलिक के वजह से इनको निकाल दिया गया था, जो आपका ये सवाल था यहाँ पर। आगे जाके उन्होंने नेवल एक्सपेडिशन में भी भाग लिया, पार्टिसिपेट इनटू 2 नेवल एक्सपेडिशन। नेवल जब भी बात आएगा ये फौजी से रिलेटेड हो जाएगा। नेवी, नेवी का मतलब होता है जो समुद्री जो होते हैं ना, नेवी। एक एयरफोर्स होता है, एक नेवी होता है और एक आर्मी होता है। तो नेवल एक्सपेडिशन जो समुद्री सिपाहियों से और समुद्र से रिलेटेड जितने भी फोर्स वगैरह होते हैं उसमें। तो नेवल एक्सपेडिशन का मतलब समुद्री और नाविक एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन मतलब यात्रा होता है। बिकम सेक्रेटरी ऑफ पावरफुल नोबल टू अ जॉब लॉस्ट व्हेन वाज ब्रीफली सेंट टू इनका इसी सब चीज में जॉब था। पावरफुल नोबल भी थे, ये बहुत ही ज्ञानी थे, अच्छा अच्छा था दिमाग इनका। लेकिन इन्होंने चुपके से पैट्रन्स नीस का मतलब होता है शरण, पैटर्न का मतलब होता है शरणार्थी, जिसके यहाँ रहते थे ना उसी की भतीजे से चुपके से शादी कर लिए थे, जिसके यहाँ रहते थे, जॉन डोन। तो वही जो मालिक था इनके ऊपर केस उस कर दिया हुआ था, इनको जेल हो गया था और इनकी चीजें देखो, ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, यानी इनको जेल में भेज दिया गया था। क्यों, जिन्होंने चुपके से शादी कर ली। 1615 में जब ये 42 साल के हुए तो इन्होंने एक्सेप्टेंस ऑर्डिनेंस इन द एंग्लियन चर्च एंड सून बिकेम द ग्रेटेस्ट प्रीचर। आगे जाके उन्होंने स्वीकार कर लिया था एंग्लिकन चर्च को, और आगे जाके ये बहुत बड़े प्रेचर बने। प्रेचर का मतलब होता है, हाँ हाँ बता रहे, प्रेचर का मतलब होता है कि जैसे नहीं क्या बोलते हैं, ज्ञान की बातें करना, या फिर जैसे संत महात्मा होते हैं ना, जैसे प्रवचन देते हैं। प्रेचर का मतलब प्रवचन देना हो गया। हाँ, जगह जगह जाके प्रवचन देना, ज्ञान की बातें करना, ये अपने इस रिलीजन को लेके ये बातें करते थे। यहाँ पर जो चर्च है, एंग्लिकन चर्च, लाइक अ फादर नहीं होते हैं चर्च में, या फिर कोई बोलने वाला जो वहां पे है चर्च में, कई लोग बैठे हुए हैं और उनको अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये सारी चीजें। इसी में आगे है, आगे डॉन ब्रोक कंप्लीटली द पेट्रार्कन ट्रेडिशन। उन्होंने जो पैट्रिक वाला कहानी है, पेट्रार्कन जो है, पेट्रार्कन जब भी बात आएगा इसका मतलब होता है ये पेट्रार्कन, ये पैट्रिक, पैट्रिक का मतलब होता है जो पिता से जुड़ा हुआ होता है, उसका इन्होंने कंप्लीट ट्रेडिशन ही, जो पेट्रार्कन ट्रेडिशन जो है, इसको तोड़ दिया। यानी लोग कहते थे, जैसे नहीं कहा जाता है कि पिता का धन का केवल वारिस कौन होगा, बेटा होगा, बेटी को कोई हक नहीं है उसमें। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो रही है कि नहीं। अब पिता के जैसे कि जो उन्होंने उनके जितने भी संतान हैं उनमें बराबर बांटने का हक हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि बेटी उनकी संपत्ति नहीं है, बेटी पराई संपत्ति है। शादी कर दिए, बेटी को अलग कर दिए, ठीक है ना, जो भी दान दहेज देना है दे जाके खत्म कर दिए। लेकिन अभी स्थिति खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो पेट्रार्कन या पेट्रार्कन समाज उसी को कहते हैं जो पैट्रिक से रिलेटेड होता है, पैट्रिक वंशज। पेट्रार्कन ट्रेडिशन को इन्होंने कंप्लीटली थोड़ा ब्रोक कंप्लीटली विद द डॉन ब्रोक completely with the Petrarchan tradition, introducing an intellectual and colloquial tone. His love poems, जैसे इन्होंने पेट्रार्कल ट्रेडिशन से कंप्लीटली ये जो थे, मतलब बहुत ही हताहत थे जिस चीज को लेकर अभी मैंने आपसे कहा है, और इन्होंने बहुत सारे लव पोएम्स के बारे में डिस्कवरीज की है। किसके बारे में, लव पोएम, लव का मतलब होता है प्यार, समझते ही हैं। और इस पोएम में भी इन्होंने प्यार का बहुत ही अच्छा व्याख्या किया है। किसका व्याख्या किया है, प्यार का। ये इनके पोएम जो होते थे लव से तो होते ही थे, और इनमें कंबाइंड पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, टीजिंग का मतलब एक दर्द भी होता था, ठीक है ना, इनके पोएम में। यानी एक आध्यात्मिक दर्द होता था। जैसे कैसे जब दो प्यार, रियल प्यार करने वाले जब बिछड़ते हैं तो लगता है कि दिल दर्द करता है, हर्ट में पेन होता है, वो फील होता होगा जो करते होंगे प्यार, ठीक है, या आगे आने वाले समय में।
जो नहीं कि प्यार शुरुआत में होता है पति पत्नी के बीच में भी नहीं। जैसे अगर पति आया शहर से कमा के तो पत्नी बहुत खुश हो जाती है, होली होली जो फेस्टिवल का समय होता है, जो बड़े फेस्टिवल का। लेकिन 10 दिन 15 दिन बाद जब पति जाता है तो फिर पत्नी घर में जाके रोने लगती है, तो वो प्यार कहलाता है, वो दर्द कहलाता है कि पति अब बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है वो पति, क्यों जा रहा है? पत्नी के लिए ही जा रहा है, क्योंकि अगर वो कमाएगा नहीं तो उसकी पत्नी और बाल बच्चे खुशी से कैसे रहेंगे, ठीक है ना। यही यहाँ पे कह रहे हैं जॉन डॉन। मैं भी बताऊंगा आपको कि क्या कह रहे हैं। जैसे डॉन इज अ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग, सोनेट, सटायर्स एंड एलिगीज। ये इट इज अ टाइप ऑफ पोएम्स, ठीक है ना। गाने के लिए सोनेट्स यानी 14 लाइन की कविताएं होती हैं, सटायर्स, एलिगीज, सरमन्स, ये सब के लिए ये जाने जाते थे। कोई है क्या? ये सब के लिए जाने, जेन्यून पोएटिक फीलिंग इनमें रहता था इनके पोयम में, और बहुत ही बेहतरीन विम्सिकल इमेजेस कैरेक्टर को अपने पोएटिक क्रिएशन में ये डालते थे। यही है जॉन डॉन, देख लीजिए, यही है, यही शख्स है जॉन डॉन। कौन है ये शख्स? है जॉन डॉन। थोड़ा नाक लंबा कर दिया है, बहुत पुराने हैं ना, 15वीं शताब्दी के दिखाई दे रहे हैं, है ना, 16वीं शताब्दी के। बेचारा लगता है कि इनको विशाल क्या मार दिया है। सब बर्बाद हो इनको तुम लोग। आइए, पोयम क्या कहता है? पोयम बच्चा लोग, पोयम क्या कहता है? देखिए पोयम कहता है, ये बना लीजिएगा ये वाला, बस यही है, उसके बाद नहीं है कुछ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियसी मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, प्रियसी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, और तुम अगर सोचते हो कि मैं तुमसे वियरीनेस का मतलब होता है बोर हो जाना, तुम्हारे साथ रहते रहते मैं बोर हो गया हूं, अगर तुम ऐसा सोचती हो, फॉर वियरिंग ऑफ दी, इस चीज को लेके, देन नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो, नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो a fatal love for me, but since that I must day at last, 'tis best to use myself in jest, thus by feign of the jest to die। क्या लिखा हुआ है? मैं इस आशा में, तुम अगर सोचो कि मैं इस आशा में जा रहा हूं कि मैं प्यार को ढूंढूं इधर उधर, तो अ फीटर ऑफ लव फॉर मी, कहीं पे मेरा प्यार को इंतजार कर रहा है तुम्हारे अलावा, मैं प्यार को ढूंढने जा रहा हूं, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, तो ये गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि अगर मैं प्यार को ढूंढने जा रहा हूं तो मस्ट डाई एट लास्ट काई बेस्ट, मैं मरते मरते दम तक तुम्हारे साथ बंधा हुआ रहना चाहता हूं, मेरी प्रियसी के साथ, जो तुम हो मेरी प्रियसी के साथ बंधा हुआ रहना चाहता हूं, और मेरी यही कामना है कि मैं एक दूसरे के साथ रहूं, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, जेस्ट का मतलब होता है दोनों को पकड़ के नहीं होता है, जैसे कि दोनों आपस में एकदम लिपटे हुए हैं, इस तरीके से। दस माई फ्रेंड्स बेग टू डाई, और इसी प्रकार से मैं मरना चाहूंगा कि तुम मेरे, मैं तुमसे और तुम मुझसे लिपटी हुई हो, और मैं मृत्यु को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, लाइक दिस। श्यामली, ठीक है, मुस्कुरा रही है, देखो जॉन डॉन है, ये उसकी पत्नी है। hath no desire nor sense nor half to sort away, then fear not me, but believe that I shall make a speedier journey since I take more wings that a school than he। मेरी कोई इच्छा नहीं है और कोई ऐसा सोच नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं, लेकिन अगर मैं जा रहा हूं तो तुम ये सोचो कि मैं इतनी तेजी से जाऊंगा जो सूर्य की गति से भी तेज होगी, और फिर मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। जैसे सूर्य रोज अपना काम करता है, सुबह उगता है, लोगों को, इस धरती को प्रकाशमय करता है, और शाम को फिर चला जाता है, फिर उसका अगला काम है फिर आना, उसी तरीके से मेरा है, मैं अगर जा रहा हूं तो मैं फिर तुम्हारे लिए वापस आऊंगा सूर्य की तेज गति से भी। हाउ फीबल इज मैन्स पावर, दैट इज गुड फॉर्च्यून। देखो ये लाइन जो है एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, कि इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, क्या दीजिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए। हाउ मैन फीबल, how feeble is man's power, that a good fortune fall cannot add another hour nor a lost hour recall, but come in bad chance। मानव की शक्ति कितनी दुर्बल है, मानव बहुत बड़ा जीव है इस धरती पर, बहुत सेंसिबल जीव है, लेकिन मानव की शक्ति कितनी दुर्बल है, फीबल का मतलब होता है दुर्बल होना, कि अगर उसे मृत्यु आ रही है तो वो अपनी मृत्यु में 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकता है, जिस समय मृत्यु आनी है वो आएगी ही आएगी। तो कितना मानव कहां से इतना मजबूत हो गया, हुआ क्या,
जिस समय किसी की मृत्यु आती है, अगर वो कहे कि हमको 1 घंटा एक्स्ट्रा समय मिल जाए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही यहाँ पे कर रहे हैं कि हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, कितने अच्छे भाग भी हो वो खत्म हो जाते हैं। मानव का शक्ति कितना दुर्बल है, मानव कितना दुर्बल है। कैन नॉट एड अनदर आवर, 1 घंटा वो एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकता है अपने मृत्यु में, अगर उसकी मृत्यु आ रही है तो। यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, ओ मेरी प्रियसी मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। एंड वी join to our strength and we teach it arts and length or itself to our advance। और इस तरीके से हम लोग आपस में, हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, हमारा कण कण एक दूसरे के लिए बना है। एंड वी टीच इट आर्ट ऑफ लेंथ, और इसी चीज को हमें सीखना है। ये जो हमारी जिंदगी है, ये जो हमारा क्षण है, ये पल है, बस इसे प्यार से निभाना है और कभी भी एक दूसरे से अलग होने के बारे में नहीं सोच रहा है। ठीक है, इट्स सेल्फ और अस टू एडवांस, ये हमारे बारे में है, ये स्वयं के बारे में है। और इसी तरीके से हमारी जिंदगी के प्यार में हमेशा हम दोनों बने रहें और हमेशा साथ रहें। स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, प्रियसी मैं नहीं जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे, when though sight not windy, but sight my soul away, when thou weepest and kind my life's blood to decay, it cannot be that's thou lovest me as thou says, if in thine my life thou waste, thou art the best of me। कह रहा है कि अगर मैं, ठीक है, जैसे when those sights of the sights not win me but sights my soul away, जिस तरीके से हवाएं चलती हैं, ठीक है ना, विंड का मतलब यहाँ पे हवाएं, जिस तरीके से हवाएं चलती हैं, ये अपने काम करती हैं, मेरी आत्मा भी तुम्हारे लिए है। मैं अगर मैं जा रहा हूं तो मेरा शरीर जा रहा है, मेरा आत्मा कहाँ पे है? तुम्हारे पास है। सोल का मतलब सोल है, बट साइड्स माई सोल है। When thou weepest kindly kind my life's blood to decay, it cannot be that loves me and thou says in thine my life thou waste, thou art the best of me। जैसे ये जो दो और ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है, इसका सेंस है, ठीक है ना। ये पीछे जब ग्लोसरी में देखिएगा, वर्ड मीनिंग वाले सेक्शन में देखिएगा, तो सबका एक अपना अपना मीनिंग है, और उसको देखने के बाद पीछे आसानी से ये पीछे का, जिस समय में पोयम लिखा जाता था, जैसे हमारे भी हिंदी जगत में पोयम जैसे अवधि में, है ना, ये सब भाषाओं में लिखी जाती थी ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले बार में। तो अवधि में, फिर उसके बाद अलग अलग जो भाषाओं में लिखी जाती है, ग्रीक तो पहले हो गया, तो इसी तरीके से ये भाषाओं में लिखी गई है। लिखा हुआ है कि अगर मैं भी सोचूं कि मतलब मैं तुमसे अलग हो जाऊं, तो मेरा रक्त मतलब मुझसे वो जवाब ही, मतलब वो अलाव ही नहीं करेगा। मेरे रक्त का कण कण वो खत्म हो जाएगा अगर मैं इसके बारे में सोचूंगा, या खराब हो जाएगा, या मैं मर जाऊंगा। तो जैसे ब्लड डीके का मतलब होता है खराब हो जाना। डीके इट्स वर्ड रिलेटेड टू दैट समथिंग इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन। जैसे कि डीके का मतलब सड़ जाना होता है, तो सड़ा हुआ चीज किसी के लिए सही नहीं है। That thou lovest me and thou says that thine life thou waste, और इस तरीके से अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचूं कि तुम मेरे नहीं हो, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ठीक है, तुम मेरे जीवन का एक बहुत ही बेहतरीन हिस्सा हो, कलात्मक हिस्सा हो। Let not thy divining heart for thinking me any ill destiny may take thy part and may thy features fulfill, but think that we are but the turns aside to sleep, then who one another keep alive and parted be। ठीक है, ये जो लाइन लिखा है, ये क्या कह रहा है कि मैं ये अपने दैविक दिल से, ये जो मेरा जो सही का दिल है, जो मेरा एक आत्मा है, मैं इसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं बीमार भी पड़ूं, मैं अंतिम क्षण में हूं, तो मैं तुम्हारे साथ रहूं, और भगवान हम लोगों को अलग ना करे। जैसे मैंने क्या कहा था कि हम दोनों एक साथ में जुड़ के एक ही जगह पर रहे, और जब हम लोग मरे तो एक ही साथ मरे, एक तरीके से, ठीक है ना। एक तरीके से मतलब कि मेरी जब अंतिम सांस हो तो तुम्हारे बाहों में ही हो। और एंड माई दी फियरलेस फुलफिल बाई थिंकिंग दैट वी, मतलब वही जो मेरा डर है, जो चीजें कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा या दूर हो करके लिखा है, तो ये मिस्टेक नहीं किया, इट इज अ ओल्डेस्ट वर्ड, इंग्लिश में ये ओल्डेस्ट वर्ड है, समझे। हाँ, तो चलिए बना लीजिएगा।